हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए, आप लोगों की डिमांड थी कि सर प्रीवियस ईयर के प्रयोगशाला भर्ती का परीक्षा का जो है क्वेश्चन पेपर लाइए। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, ये 2019 में हुआ प्रयोगशाला टीचर की भर्ती थी, उसके तहत जो एग्ज़ाम हुआ था वो पोर्शन हम लेकर आपके लिए आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक, क्योंकि आज हम पूरा इनकी हम बातों को देखेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो आपको सिलेबस से मिलता जुलता मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा कि इसमें हम देखेंगे तो हमको भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी और सामान्य ज्ञान, ये सभी जो है हमारे काम के रहेंगे। हमारे यहाँ पे काम का नहीं रहेगा क्या, सामान्य हिंदी है। तो मैं पहले ही बता दूँ ये लैब टीचर का है स्टूडेंट्स। मैं आपको दिग्भ्रमित नहीं करूँगा कि ये प्रीवियस ईयर का प्रयोगशाला तकनीशियन का करके। ओके, ये जो है लैब टीचर का था जो 2019 में हुआ था, उसका पेपर हम लेकर आए हैं। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और आज की क्लास में हम इन्हीं सब बातों को, इनके जो क्वेश्चंस हैं, तो हमारे पास अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 40, 40, 80, 20, 100 और उसके बाद 10 और 20, मतलब हम टोटल जो है स्टूडेंट 120 प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार, हम शुरू करने वाले हैं आज का ये वीडियो। चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स तो आप करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि पोर्शन कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और जिसमें आपको PDFs मिलते रहेंगे। तो हो जाइए तैयार। चलिए भाई शुरू करते हैं हम आज की क्लास। चलिए पहला प्रश्न है हमारा भौतिक शास्त्र से है। अब आज की क्लास में हम ये हमारा ये व्यापम का पेपर है, तो इसमें अच्छी बात क्या है स्टूडेंट, तो कि आपको यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि आपको बाइलिंगुअल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बड़े ही धैर्य के साथ वीडियो को जरूर देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि क्लास लंबी हो रही है करके तो आप स्किप ना करें। एक इतना ही बस रिक्वेस्ट करूँगा, क्यों, वीडियो भले लंबी होगी लेकिन ये वो पोर्शन है, वो सब्जेक्ट है जो लैब टीचर के लिए हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके आने वाले जो पेपर है उसमें बहुत हेल्प हो सकता है। ओके, चलिए भाई। और कल है आप लोगों का भी एग्ज़ाम। कल जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें पहले से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि कल का पेपर आपका बहुत अच्छे से जाए। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर। मतलब आपको बताना है कि कौन सा सदिश राशि है। 4 ऑप्शन है, धारा घनत्व, धारा, वाटहीन धारा और शक्ति। 4 आपको ऑप्शंस मिले हैं स्टूडेंट, इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है क्या, सदिश राशि है बोला है, सदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धारा घनत्व आएगा। ठीक है, क्या आएगा, धारा घनत्व। फिर दूसरा प्रश्न क्या कहलाता है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है 1 किलोवाट और इज इक्विवेलेंट टू 36 × 10⁵ जूल, 36 × 10⁵ 3 जूल, 10⁵ जूल एंड 10⁵ जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ ये व्यापम के द्वारा जारी जो फाइनल जो आंसर है ये वो है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा कि नहीं इसका आंसर ये है, तो मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ। ये जो है इसके आंसर जो हैं व्यापम के द्वारा निर्धारित मॉडल आंसर से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस, ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, देखो कौन सा दर्पण बोला है, आपका अवतल दर्पण बोला है स्टूडेंट। ठीक है, तो अवतल दर्पण जब बोला है तो उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे काल्पनिक तो होता नहीं है, या तो वास्तविक काल्पनिक होता है, आभासी को ही यहाँ पे बोलते हैं इसको काल्पनिक, या इसको बोलते हैं क्या, आभासी। ठीक है, आभासी क्या होगा आपका, काल्पनिक होता है, आभासी और वास्तविक होता है स्टूडेंट। तो आपको वही बताना है कि इसमें क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसमें, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तब इसके बाद आपको आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आप इसको देखते जाइए और क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करिए, ताकि आने वाला जो पेपर है ना वो आप इसमें समझ सकते हैं कि फिजिक्स में किस तरीके का क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो आगामी के लिए आपको लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, देखेंगे अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4 mH and resistance 6 ohms is connected to a 12 volt battery. The current in the coil is 1.0 a मतलब एंगस्ट्रॉन्ग है, ओके। इन द टाइम मतलब ये बोला जा रहा है, ये एक स्वप्रेरक जो है बैटरी से रिलेटेड टॉपिक्स है, जिसमें 6 प्रतिरोध की क्या है ओम वाली एक कुंडली को 12 वाट के बैटरी से जोड़ा गया। वह समय लगभग जिस पर कुंडली में प्रवाहित धारा उस समय प्रवाहित हो रही थी धारा वो इतना है। तो बताइए कितना होगा, उसकी धारा, उसकी टाइमिंग को बताना है, समय बताना है, समय कितना समय लगेगा। तो भाई इसका जो समय आएगा, इसको जब सॉल्व किया गया तो इसका राइट आंसर लिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर डी को लिया गया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, सौर पैनल की शक्ति निर्भर करती है, सौर पैनल की शक्ति निर्भर करती है पैनल में सौर सेलों के अभिविन्यास व्यवस्था पर, सौर सेलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की सीमा पर, केवल ए सत्य। तो इसमें से आपको बताना है, मतलब कि सौर पैनल की जो शक्ति है वो किस पर निर्भर करती है, आपको ए और बी दिया है तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। ए सत्य है, बी सत्य है, ए और बी सत्य है, ए और बी असत्य है। ठीक है भाई, तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों ए और बी दोनों क्या है इसमें सत्य हैं। चलिए अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान होगा। तो देखिए ये जो है आपका एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में क्या हुआ है, अरेंज हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा करके, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्यापम ने क्या किया था, इसके आंसर में जो आंसर था इसमें नहीं आया, इसलिए इस वाले आप प्रश्न को क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। ठीक है ना, विलोपित कर दिया गया है। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, विलोपित कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन हो चुका था। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। 1 मिनट रुकेंगे। 7वें नंबर का प्रश्न जो है थोड़ा सा सेटिंग में लगता है गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे स्किप हो गया है वो। चलिए आगे देखेंगे स्टूडेंट। 7वां नंबर का जो था प्रश्न वो जो है 7वां नंबर 7 से जो है 14 क्वेश्चन जो थे वो 7 क्वेश्चन जो है स्किप हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो उसको हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद, अगर दिख जाएगा तो। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट मैं 14 नंबर के प्रश्न में आता हूँ मैं। ठीक है, क्या बोला गया है, दिखाए गए व्हीटस्टोन सेतु में P = 2 ओम, Q = 3 ओम, R = 6 ओम तथा S = 8 ओम है। संतुलन प्राप्त करने के लिए S के सिरों पर लगाए गए शंट प्रतिरोध का मान होगा। देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। जो आप लोग बार बार क्वेश्चन मुझसे कर रहे थे कि सर क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि नहीं, तो देखिए जब 2000 में एग्ज़ाम हुआ था तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये इस टाइप की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या लिया गया है, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, 8 ओम में इसको कन्वर्ट किया गया है। देखो P है तो P की जगह यहाँ पे आपको रखना है 2 रखना है, Q की जगह यहाँ आपको 3 रखना है, R के जगह में क्या रखना है यहाँ पे 6 और S के जगह में क्या रखना है आपको 8। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको पैटर्न जो इस फॉर्मूला में रखेंगे तब इसका आंसर क्या आया स्टूडेंट, इसका आंसर आया है
ऑप्शन नंबर डी आया है। ठीक है, चलिए 15वें नंबर के क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या बोला जा रहा है, देखिए दर्शाए गए चित्र में r बराबर इतना है और वृत्त की त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए है, तो बताना है कि इस कण की चाल क्या है। क्या है, चाल क्या है। तो देखिए अगर आप अभी तक के हम प्रश्न जो देख रहे हैं उसमें आपको वन लाइनर से ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इस समय जो था पेपर जो था उस समय लेवल जो था बहुत अप था 2019 के लैब टीचर का। उस समय कट अप भी बहुत ज़्यादा नहीं गया था। लास्ट जो था उसमें ओबीसी में 62 गिरा था, 62 जो था लास्ट काउंसिलिंग हुआ था उसमें 62 के आसपास ओबीसी स्टूडेंट के वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। जनरल वाले का 66 में वहाँ पे उस समय सिलेक्शन हुआ था। अब अनुमान लगा सकते हैं कि 150 क्वेश्चंस में 150 में आपको इतने नंबर वाले को हुआ था, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कट कितना गिरा था। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, 4.65 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर लिया गया था। ठीक है, चलिए भाई उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर के क्वेश्चन में हम देख सकते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन देख के आप घबराइएगा नहीं, होगा क्या कि देखेंगे वाह कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस समय पेपर आया था तो इस बार भी ऐसा है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आ जाए। और वैसे भी कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कल है तो कल हमको एक पैटर्न मिलेगा, तो कल आने के बाद कल के एग्ज़ाम देखेंगे कि कल का पेपर किस टाइप से आया था। चलिए ये आ गया वर्नियर कैलिपर्स। आप लोगों ने देखा था बचपन में जब अपने 10th की क्लास में या 12th की क्लास में फिजिक्स का जब आप एक्सपेरिमेंट करते थे तो एक होता था वर्नियर कैलिपर्स में एक गोले का व्यास नापते समय मुख्य स्केल के पाठ्यांक का मान P प्राप्त होता है, जबकि स्केल के मिलने वाले वर्नियर खाना Q है। यदि यंत्र की अल्पतमांक R हो तब गोले की त्रिज्या का मान दिया जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर इसमें क्या होगा, इसमें आंसर होगा इसका आएगा P + QR/2। इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम 17वां नंबर की ओर। चलिए ये देखो थोड़ा सा सरल क्वेश्चन दिख रहा हुआ है। वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, आपको बताना है। याद करो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था। ठीक है ना, क्या आया था वहाँ पे, वस्तु वास्तविक काल्पनिक वाला मैंने बताया था। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा बोला है, तो क्या आएगा इसका आंसर, अवतल दर्पण। ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि अवतल दर्पण में, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, अवतल दर्पण में पूछा था। चलिए आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था, कहाँ पे था वो क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला क्वेश्चन था आपका, और यहाँ पे क्या लिखा था, अवतल दर्पण था ना, अवतल दर्पण, और यहाँ पे क्या था, इसका आंसर वास्तविक लिया गया था। ठीक है ना, तो इसी तरह से स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को हमको समझना पड़ता है। कई बार पेपर में 1 से 2 बार जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 18वें नंबर की क्वेश्चन की ओर। जल विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहे बांध पर पानी 100 मीटर की ऊंचाई से 1000 किलोग्राम पर सेकेंड की दर से गिरा रहा है। यह मानते हुए कि गिरते हुए पानी की ऊर्जा का 60% ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, उत्पादित प्रति सेकंड ऊर्जा का मान होगा। तो जी की वैल्यू त्वरण वाला जो है इसमें आपको ज्ञात करना है, तो जी की वैल्यू ज्ञात करनी है स्टूडेंट। तो देखो ये भी क्या है आपका, न्यूमेरिकली है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें भी उस समय जी की वैल्यू था, तो इसका जो आंसर था इसको भी जो है स्टूडेंट व्यापम ने इसको क्या कर दिया गया था, विलोपित किया गया है। इस क्या किया, इसको व्यापम ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, विलोपित कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर का प्रश्न बोलता है, क्या कहता है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, संयोजन की क्षमता होगी। अब आपको यहाँ पे पता चला है कि संयोजन की क्षमता डायोप्टर होती है, ठीक है ना, लेंस वाले देखने का, तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो आपको इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। 40 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है, ओके, और इसकी क्या है, उत्तल लेंस कितनी है आपका, 25 है। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या है, अवतल लेंस के संपर्क में रखा, फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, तो संयोजन क्षमता बताना है। तो संयोजन क्षमता बताना है तो 1/d वाला इसमें फार्मूला जो होता है 1/d, इसमें v/1/f वाला, मतलब इसमें जो है, अब इसमें क्या दिया है, v की वैल्यू दिया है, मतलब लेंस, तो 1/25
और 1/40 वाला, तो इधर से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जब 25 माइनस 40 करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये, ठीक है 1.5D, मतलब माइनस में इसका आंसर इसका आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न भी जो है स्टूडेंट, ये भी जो है विलोपित किया गया है। अब आप बोलोगे सर कितने ही हर में विलोपित हो रहा है। यस, इसमें अगर देखा जाए स्टूडेंट तो इसमें तकरीबन 1 2 3 4 तकरीबन 4 क्वेश्चन जो थे स्टूडेंट विलोपित हुए थे। ठीक है, अब विलोपित हुए हैं तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते स्टूडेंट। व्यापम ने इसको माना ही नहीं उसका सही आंसर, तो हम क्या ही करें। चलिए 21वां नंबर का प्रश्न क्या बोला जा रहा है। 21वां नंबर का प्रश्न, जब प्रकाश की एक किरण वायु से द्रव में प्रवेश करती है, मतलब ये प्रकाश है, एक किरण आ रही है वायु से द्रव, तो ये हो गया लिक्विड और हो गया द्रव, नहीं सॉरी एयर से लिक्विड में प्रवेश करती है, तब आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच 150 डिग्री का कोण बनता है और परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच 60 डिग्री का कोण निर्मित होता है, तो द्रव का अपवर्तनांक होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन वाला ये आया, ये अभिलंब हुआ, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक है ना, आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु, आपतन कोण और परावर्तन कोण, उसी से रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो इसको पूछा गया है द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 21 का क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट 1.366। देख रहे हो आप लोग कि किस टाइप से पेपर आया था उस समय। अब अनुमान लगा सकते हो आप जो तैयारी कर रहे हो कि आपकी तैयारी किस टाइप से आपने की है। अगर आप लोगों ने वन लाइनर प्रश्न पढ़े होंगे तो थोड़ा सा लेवल को अप जरूर करेंगे। आप इस तरीके का प्रश्न आ रहा है तो स्टूडेंट आप जो है न्यूमेरिकल भी बनाकर देखेंगे। ठीक है, चलिए दो ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं। ये समतल दर्पण है जो दो दर्पण है जो 60 डिग्री पर क्या हुए झुके हुए हैं। क्षैतिज दिशा से आती हुई प्रकाश एक किरण पहले एक दर्पण से परावर्तित होकर दूसरे दर्पण से परावर्तित होती है। इस किरण का परिणामी विचलन होगा, तो आपको इसका परिणामी विचलन को इसमें बताना है। तो 22 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट 240 होगा। ठीक है, चलिए 23वें नंबर के प्रश्न में हम जाते हैं। एक समान मंदन के अंतर्गत एक कण प्रथम 2 सेकंड में 200 मीटर तथा अगले 4 सेकंड में 220 मीटर की दूरी तय करता है, तो 7 सेकंड के अंत में होगा, आपको बताना है। पूछा क्या गया है, 2 में कितना हो रहा है, 2 में 200, 4 में क्या बोल रहा है 220 मीटर, तो अपने को कितने को बताना है, 7 में बताना है। कितने सेकंड में बताना है, 7 में इसका आंसर को बताना है। तो 7 जो होगा, तो इस कण का वेग 7 सेकंड के अंत में होगा, तो अंत में होगा, इसको आपको बताना है 7 सेकंड में कितना होगा, कितना मीटर करेगा। तो बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, क्या लगता है आपको, गेसिंग करिए। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर होगा 23 नंबर का बी नंबर होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज के वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि इसका पेपर आया था उसका मॉडल आंसर क्या था करके। ठीक है ना, अगले जो वीडियो होगा स्टूडेंट तो हम इसके जो है साल वाले प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे कि इसमें न्यूमेरिकल आएंगे तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करें, हम उस वाले वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए भाई क्या बोला जा रहा है कि 24वां नंबर का कि 30 डिग्री सेल्सियस के 45 ग्राम पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने के लिए आवश्यक बर्फ की मात्रा होगी। मतलब आपको पता है कि 30 डिग्री अंश के 45 ग्राम, मतलब 45 ग्राम पानी है, वो 30 डिग्री गर्म है, उसको 10 डिग्री तक के ठंडा करना है, मतलब उसको 10 डिग्री तक के लाना है, तो कितने बर्फ़ की आवश्यकता होगी, यह इसमें पूछा गया है। तो बताना है इसका। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है का सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका क्या है, राइट आंसर है 10 ग्राम। चलिए 25वां नंबर प्रश्न में हम देखते हैं। 25वां नंबर में क्या बोला जाता है, फोकस दूरी वायु में वाले एक अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाता है, तब जल में उसकी फोकस दूरी होगी। बताइए अब अवतल दर्पण को किस में डुबो दिया गया, जल में, तो तब जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये बताना है आपका। तो इसका राइट आंसर जो है फोकस दूरी तो क्या होता है हमेशा, इसका फोकस दूरी क्या होगा, एफ ही होगा।
ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 26वां नंबर के प्रश्न की ओर देखते हैं। ये भी परिपथ वाला क्वेश्चन है। दिखाए गए परिपथ ए और वी, ये ए और वी अमीटर और वोल्ट मीटर है। ये ए फॉर एमीटर है, वी फॉर वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो उसमें बोला गया वोल्ट मीटर का पार्ट होगा। अब इसको वैल्यू ज्ञात करना है इसमें आपको, तो इसमें वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा क्या, 0 आएगा। ठीक है, चलिए 27वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो द्रव्य ए तथा बी में प्रकाश के तरंग दैर्ध्य क्रमशः 3600 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम और 7200 एंगस्ट्रॉम है, तो क्रांतिक कोण का मान होगा। 27वां नंबर का जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या है आपका, 30 डिग्री। इसका आंसर लिया गया है। ये अभी फिजिक्स के प्रश्न चल रहे हैं स्टूडेंट, फिजिक्स के 40 प्रश्न उस समय आए थे। चलिए देख रहे होगे आप लोगों की पेपर का जो इस समय लेवल क्या था, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। आई होप कि आपको यह वीडियो देखकर कुछ आइडिया हो रहा होगा, आपको कुछ लग रहा होगा, यस हमें कुछ इस तरह की तैयारी करनी है। अगर इस टाइप का फीलिंग आ रहा है स्टूडेंट तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक बनता है, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। अभी बने रहें, अभी बहुत सारे वीडियो बने, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, तो इसलिए स्किप ना करें। ओके, यदि प्लस डायोप्टर के दो लेंस कुछ दूरी पर इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि तुल्य क्षमता हमेशा ऋणात्मक रहती है, तो यह दूरी होगी, तो इसकी दूरी होगी कितना भाई, 40 सेंटीमीटर से अधिक होगी। आंसर क्या होगा, ए। दिए गए चित्र को आपके सभी सरफेस, ऑल सरफेस क्या है उसमें स्मूथ है, 2 मीटर से जुड़ी रस्सी में तनाव का मान होगा। आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा 29 का ए, 29 का ए। ठीक है भाई, चलिए 30वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या बोला जा रहा है, एक ये बोला जा रहा है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की समतल सतह को क्या किया जाता है, उसको सिल्वर्ड किया जाता है। रजीकृत मतलब उसको एक सरफेस को सिल्वर्ड किया जाता है, तब क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है कि उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। तो 20 सेंटीमीटर था तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, 10 सेंटीमीटर। फिर पूछा जा रहा है 31वां नंबर का, स्थिर समुद्री जहाज में समुद्र तल की गहराई 2900 मीटर है। यह जहाज तल की ओर एक पराश्रवी सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल की प्रतिध्वनि जहाज पर 4 सेकंड उपरांत सुनाई देता है, तो पानी में ध्वनि की चाल होगी कितनी होगी भाई, ये होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा, 1450 मीटर पर सेकंड। देखिए अभी तक हमने अपने प्रश्न को देखा होगा स्टूडेंट, हम 32वें नंबर पे हैं, तो देखा होगा मोस्टली जो है उस समय जो प्रश्न आए थे ना वो न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी उष्मी मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होगा। देखो ये 1 लाइनर क्वेश्चन जो फिजिक्स का बोल सकते हो, वो इस टाइप से 1 लाइनर इस टाइप को भी देखने को मिलेगा। उष्मी मान अधिकतम किसका होगा, एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन और पेट्रोल। बताओ किसका हो सकता है, लॉजिक लगाओ। इस टाइप का तो क्वेश्चन आप बना ही सकते हैं भाई, उष्मी मान बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है, तो क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई, अब आपको समझ आ रहा होगा कि उस समय इतना कट ऑफ जो है कम क्यों गया था, उसका रीज़न कुछ यही है। पेपर देखकर आपको समझ आ गया होगा। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यह गेंद रेत में 1 मीटर धंस कर रुक जाती है। मतलब एक गेंद है, उसको ये गेंद है उसको गिराया जा रहा है कितने मीटर से, 10 मीटर से, और यह गेंद रेत में 1 मीटर धंस कर रुक जाती है। मतलब ये रेत है तो इसके अंदर ये 1 मीटर तक गया और वो धंस गया, तब क्या होगा ये पूछा जा रहा है। केवल संवेग संरक्षित रहता है, केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, दोनों संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित नहीं रहते हैं। हम इस तरह का जब प्रश्न आते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रायः हम जो है इसको क्लिक कर देते हैं दोनों, लेकिन याद रखिए दोनों बिल्कुल नहीं होंगे, संवेग और गतिज दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें आगा आंसर संवेग संरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए 34वां नंबर का प्रश्न फिर आ गया, फिर न्यूमेरिकल। एक वस्तु को पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग के आधे वेग से ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाता है,
तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगा। तो इसका अधिकतम ऊंचाई क्या होता है भाई, इसका r/3। ठीक है, पृथ्वी की सतह में आएगा और पृथ्वी की सतह में पलायन वेग इतना होगा। ठीक है, ये r/6 क्या होगा आपके चंद्रयान पे होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भाई 35वें नंबर प्रश्न की ओर। चलिए, एक कण का वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति कर रहा है। यदि इस कण की वृत्त पर किसी बिंदु के परित कोणीय चाल ω1 तथा वृत्त के केंद्र की परित कोणीय चाल ω2 है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ। ω2 = 2 × ω1 होगा। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन देख के घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपको समस्या का सामना करना है। आपके पास समस्या आ रही है, तो अभी आपके पास जो है 29 सितंबर को एग्ज़ाम, अभी महीने हैं पूरे 1, तो आपको इस तरह की तैयारी भी करनी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया गया। एक एल्यूमिनियम का वायर है स्टूडेंट, उसको खींच दिया जाता है, उसका व्यास को कम कर दिया जाता है। तो बताना है आपको कि उसका प्रतिरोध हो जाएगा, उसका प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए इस टाइप का जो होता है, तो इसको तो ये ट्रिकी में काम करते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो खींचकर व्यास क्या हो गया, उसका आधा हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 16 गुना होगा। कितना होगा, 37 का क्या होगा आपका DI आंसर होगा। चलिए भाई, याद रख लीजिए, क्या पता कल के क्वेश्चन में यहाँ से अगर कोई क्वेश्चंस आ गए तो एक लाइनर में आप देखते जाइए, क्या पता इस टाइप से एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व करने पड़ते हैं ताकि अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस कर सके, और दूसरा अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो हम उसका आंसर ले सकें। चलिए, क्या बोला जा रहा है कि एक टेलीविज़न ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन पुंज क्षैतिजतः दक्षिण से उत्तर की ओर गति कर रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उर्ध्व घटक नीचे की ओर कार्यरत है। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में विक्षेपित होंगे? 38वां नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट, और 38वां का आंसर क्या होगा, पूर्व की ओर। चलिए 39वां नंबर का प्रश्न क्या कहलाता है, एक दीवार के सम्मुख 17 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा एक लड़का 10 ताली प्रति सेकंड बजा रहा है, मतलब 1 सेकंड में 10 बार ताली बजा रहा है, और दीवार के सम्मुख खड़ा है। ये दीवार है, ये लड़का इसके सम्मुख ऐसे खड़ा है, तो 1 सेकंड में कितने बार, 10 बार ताली बजा रहा है। वह नोटिस करता है कि उसकी ताली बजाने की आवाज़ तथा प्रतिध्वनि की आवाज़, मतलब रिफ्लेक्ट होकर आवाज़ सुनाई दे रहे हैं, तो आवाज़ एक साथ बजती है। ताली बजाना बंद करने पर केवल एक बार ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि की चाल का मान ज्ञात करना है। ये ध्वनि से संबंधित प्रश्न है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर कितना है, 340 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का। यदि किसी कमानी मतलब स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी मतलब स्प्रिंग में क्या होगा, कमानी इस देखियो ना, इस टाइप से स्प्रिंग जो होता है उसको, अगर ये स्प्रिंग होता है उसको अगर धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, पूछा जा रहा है। तो क्या होगा भाई, क्या होगा इसका आंसर आएगा कि वो इसको अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा इसका संकुचित होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट। फिजिक्स का पोर्शन हो गया क्या हमारा, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब हम लेकर आए हैं अब इसके लिए हम क्या, केमिस्ट्री का प्रश्न। देखो यहाँ पे पोर्शन भी लिखा हुआ है, रसायन शास्त्र इसमें आया है। चलिए भाई देखते हैं 41वां नंबर का प्रश्न। विनेगर सिरका एक विलयन होता है, समझते हो क्या आप लोग, विनेगर एक सिरका होता है भाई। जैसे कि आप लोग अगर क्या बोलते हैं चाइनीज़ आइटम खाते होंगे फूड में, तो उसमें प्राय विनेगर का प्रयोग किया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि उसका विनेगर का विलयन होता है, आपको बताना है कि क्या होता है। 50 से 60% एसिटिक अम्ल का जली विलयन, 5 से 8 एसिटिक अम्ल का जली विलयन, कि 5 से 8 एसिटिक अम्ल का एल्कोहलिक विलयन, 50 से 60 एसिटिक अम्ल का एल्कोहलिक विलयन, आपको बताना है। अरे भाई इसमें पूछा गया विनेगर होता है, अगर वो एल्कोहली होता, दिमाग लगाओ, एल्कोहली विलयन होता वो भी 50 से 60%, तो हमारे लिए हार्मफुल होता, हम तो उसको क्या करते, खाते हैं, खाने में यूज़ होता है। क्या आएगा इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा इसमें, 5 से 8% एसिटिक अम्ल का क्या होता है, जली विलयन होता है। चलिए 2.5
मोलल जली विलयन में विलेय का मोल प्रभाज्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0.043। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 43वां नंबर का। निम्नलिखित में से अभिक्रिया के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि ए आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें, जैसे कि आयरन प्लस H2 आपस में क्रिया करे तो मतलब फेरस बोल सकते हो। तो फिर क्या हो गया भाई, ये Fe जो है इसका ऑक्सीजन का जो है 4 मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिया किया और इसमें हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, 4 दूनी 8, तो वो क्या हो गया आपका, अलग हो गया। तो वहीं आपको पूछा जा रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जल अपचायक का कार्य कर रहा है, जल ऑक्सीकरण का कार्य कर रहा है या जल का अपचयन हो रहा है। तो आपको बताना है इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है भाई, जल अपचायक का कार्य नहीं हो रहा है, वाटर इज एक्टिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर क्या हो रहा है इसमें, रिड्यूसिंग नहीं हो रहा है। सत्य कौन हो गया? तो बी को छोड़ के सभी क्या है इसमें सही है। तो क्या आएगा आंसर? डी आएगा। क्या आएगा इसमें? डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए भाई इसमें क्या प्रश्न है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि लाल कत्थई, ईंट जैसे लाल, सेब जैसे हरा, स्वर्णिम पीला, ये उससे क्या धातु हो सकते हैं, ये बताना है आपको। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सुमेलित नहीं है ये बोला जा रहा है। अरे सॉरी, अभी तो हमको 44 नंबर के में जाना है भाई। इसमें आइए, वही तो हम कहें, थर्माइट जो होता है प्रक्रम में अपचायक होता है। थर्माइट के प्रक्रम में अपचायक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। थर्माइट का प्रयोग किसमें होता है? एल्यूमिनियम होगा, ठीक है, उसके अपचायक के रूप में हमको प्राप्त होगा। चलिए अब इसमें देखो कौन सा सही नहीं है बोला जा रहा है, सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है। देखिए कभी प्रश्न को ऐसा भी देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कर लीजिए करे। ओके, क्या बोला जा रहा है? लाल कत्थई पोटेशियम, ये तो लाल कत्थई पोटेशियम आप लोगों ने देखा होगा ना, जो पोटेशियम, ओके ये ठीक है। ईंट जैसे लाल कैल्शियम, ये थोड़ा गलत लग रहा है भाई, ठीक है ना, ये गलत लग रहा है क्या? ये नहीं, ये तो ठीक लग रहा है भाई, ठीक है। मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है, लाल कत्थई पोटेशियम में भी नहीं होता है, ठीक है ना, ये थोड़ा गलत लग रहा है। ईंट जैसे लाल कैल्शियम में तो सही लग रहा है। सेब जैसे हरा बेरियम में, ओके हरा होता है बेरियम में, ठीक है। स्वर्णिम पीला सोडियम बिल्कुल नहीं होता भाई, ये तो बिल्कुल ही नहीं होता। बैगनी स्ट्रॉन्सियम में सही है। तो मतलब कौन सा गलत लग रहा है आपका भाई? पहला और चौथा। देखो पहला चौथा कौन सा है, सॉरी पहला और पांचवा, चौथा बोल रहा हूँ, बैगनी स्ट्रॉन्सियम है, ये सही है। ओके, तो पहला और पांचवा, ठीक है। चलिए भाई अगला, अमोनियम मॉलिब्डेट से अवक्षेपित होने वाले मूलकों का युग्मक है, ठीक है, आपको बताना है। इसमें कौन आएगा? इसमें ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, O2 तथा N2O के मिश्रण का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि O2 तथा N2O का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? 47 का आंसर आएगा। क्या आपका 47 का आंसर आएगा? बी में आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, टाइट्रियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का अनुपात होता है। 48 का ऑप्शन होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1:1:2 होता है, ठीक है। 49वें नंबर के प्रश्न में हम बढ़ते हैं। उसमें बोला गया कि एक यौगिक में 54.55 कार्बन, 9.09 हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है। आपको इसमें मूलानुपाती सूत्र पूछा गया है, तो 49 का आंसर क्या होगा? C2H2O आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निम्न यौगिक का IUPAC नामकरण। ये जरूर पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट, 12th में 11th 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा IUPAC नामकरण। आपको पता होगा कि उसको किस तरीके से निकालते हैं, उसका पैटर्न होते हैं, नियमावली होते हैं, उसको आपको देखना है, ये दिया हुआ है। तो आपको इसमें बताना है कि क्या है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? हेक्स 3N1 आइन इसका राइट आंसर है। फिर बोला जा रहा है कि 214.2 ग्राम सुक्रोज में 34.2 ग्राम सुक्रोज उपस्थित है, विलयन की मोललता है। इसमें मोललता ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। 51 का राइट आंसर होगा बी, 0.55
एम मतलब मोललता है। ठीक है, चलिए 52वां नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए भाई, आपको लगेगा वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमको पूरे 150 क्वेश्चन को कवर करना है स्टूडेंट। ठीक है ना, मैं आपको इसका क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम जब देखेंगे ना, तो इसमें इससे रिलेटेड वीडियो हम इसको 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन को, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का 1 बाय 1 इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए लाया गया है। चलिए 52 में क्या बोला जा रहा है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, निम्न में से कौन सा विलयन अधिक मात्रा में मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। मतलब लाल को नीला कर रहा है तो नीला को लाल करेगा, तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोयले के किस प्रकार में सर्वाधिक प्रकार की कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखो, एक काम का आया, इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में ही, पिछली क्लास जो लिया था मैंने, उसमें आपको बताया था। आई होप कि आपको पता होगा, एंथ्रासाइड। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, एंथ्रासाइड है। इसको हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको मिल जाता। क्या बोला जा रहा है, 4 छात्रों की जलीय बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के बीच होने वाली अभिक्रिया के अध्ययन के लिए कहा गया। एक परख नली में दोनों लवणों को मिलाने पर कौन सा सत्य है, आपको ये पूछा जा रहा है, तो बता रहे हैं कि भाई कौन सा सत्य है। चलिए इसमें देखते हैं। मिश्रण का रंग भूरा हो जाएगा, पहला। फिर विलयन में अलग अलग परत हो जाएगा, रंगहीन विलयन प्राप्त होगा कि एक सफेद पदार्थ नीचे बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, एक सफेद पदार्थ नीचे बैठ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कार्बनिक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन गायब हो गए हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे गायब हो गए स्टूडेंट। चलिए, लगता है कि कि इसका पीडीएफ बनाते समय वो क्वेश्चंस छूट गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण एवं शोधन नहीं किया जा सकता। कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण एवं शोधन नहीं किया जा सकता है, तो इसका क्या, किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता बोला, किसके द्वारा होता है, अवक्षेपण के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लास विलेय होता है, ग्लास इज अ सॉल्युबल इन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ये वाला भी को हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है स्टूडेंट, ये XCU प्लस YHNO3 प्लस XCU, तो इसमें क्या आएगा, X के मान क्या आएगा, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। इसको समीकरण इक्वेशन के अंतर्गत आप देख पाएंगे। इसका क्या आएगा, इसमें राइट आंसर 3 आएगा, सॉरी C आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका राइट आंसर, C राइट आंसर है। चलिए, क्या बोला जा रहा है कि निम्न युग्मकों के मध्य सम इलेक्ट्रॉनी युग्म चयनित कीजिए। क्या बोला जा रहा है, सम इलेक्ट्रॉनी को इसमें आपको चयनित करना है, तो इसमें क्या है, ये Cn माइनस प्लस NO प्लस। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर है। भास्मिक मूलकों के समूह 3 के समूह प्रतिकारक NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH है, तो NH4Cl, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड का कार्य है, तो 70 का क्या होगा, 70 का राइट आंसर होगा, 70 का आंसर होगा C नंबर होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन को कम करना। चलिए भाई 71वें नंबर प्रश्न में अपन जाते हैं। 71वें नंबर का क्या है, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के पहचान के लैसने परीक्षण में अम्लीकृत सोडियम निष्कर्ष में फेरिक क्लोराइड विलयन के साथ लाल रंग प्राप्त होता है, यौगिक में तत्व है, तो इसमें क्या आएगा आंसर, 71वां का आएगा A, 71वां का A। चलिए भाई अंतिम 9 प्रश्न केमिस्ट्री का। ए रसायन का प्रयोग अस्थायी कठोरता को दूर करना, मृदु जल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वही हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर वाला प्रश्न है ये। ए यौगिक जो है सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कास्टिक सोडा बनाता है। जब CO2 को A के विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो ये दूधिया हो जाता है, तो A का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा,
तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर सही होगा। फिर क्या बोला जा रहा है? इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर, इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर दो उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद है, तो 73 का क्या होगा आपका आंसर? बी, सोडियम इथॉक्साइड इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए 73वां नंबर का, यौगिक अमोनियम क्लोराइड में है। अमोनियम, यौगिक अमोनियम क्लोराइड में है, क्या होता है भाई? तो 74 का क्या आएगा आंसर? आयनिक, सहसंयोजिक और उपसंयोजिक बंध में होगा। आयोनिक, कोवैलेंट एंड द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, 75वें नंबर की ओर। निम्न अभिक्रिया पर विचार करिए। आपको विचार करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 75 का आंसर होगा स्टूडेंट, 75 का आंसर होगा क्या? इसमें ए होगा। चलिए फिर उसके बाद आता है कि एक 5 मोलर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन 1 लीटर से 10 लीटर तक तनुकृत डाइल्यूट किया गया विलयन की नॉर्मलता होगी। तो नॉर्मलता होगी तो इसका क्या आएगा आंसर? 76 का क्या आएगा? बी, 1 नॉर्मेलिटी इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई एक सरल क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान होता है, क्या होता है? थोड़ा सा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है क्या? नहीं, थोड़ा सा अधिक होता है, थोड़ा सा कम नहीं होता ना, बराबर नहीं होगा। क्यों? बराबर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उदासीन होता है, कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, थोड़ा सा अधिक मतलब क्षारीय नेचर में काउंट हो जाएगा। ओके, चलिए भाई लास्ट 3 प्रश्न केमिस्ट्री का, फिर हम बायो में जंप करेंगे। देखो बायो में जंप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम लोग केमिस्ट्री का भी गायब हो गया है। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको मिल गया है बायो का प्रश्न आ गया, हम डायरेक्टली बायो में आ गए हैं। चलिए 85वां नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा क्या क्या है? ये बायो शुरू होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, यहाँ से अपन देखेंगे तो बायो शुरू होता है। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, अभी तक के आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रश्न देखा और बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह बने रहिए। अभी हम बायो का और जीएस का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट करना यही है कि आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आने वाले समय में हम इससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यूज हम आपको लेकर आपके लिए आएंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ ये समझना है कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तैयारी में क्या कमी है, आपको ये पता चल गया होगा ये पेपर को देखकर, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम प्रकार का है? देखिए भाई, कृत्रिम प्रकार का है पूछा जा रहा है तो आपको होना चाहिए इकोसिस्टम जो होता है स्टूडेंट, 2 तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल होता है और एक होता है आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में आपका जितने भी आते हैं जैसे कि घास का मैदान हो गया, ग्रास लैंड हो गया, हिली हो गया, मतलब इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, ये सब नेचुरल है। आर्टिफिशियल के अंतर्गत जो होता है, देखो घास का ये गलत है, वन का नहीं है, ये नेचुरल है, झील का नेचुरल है, क्या दिख रहा है? धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र ये आर्टिफिशियल है, तो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। इसमें याद रखेंगे क्या होता है कि आपका एक्वेरियम, आप लोगों ने देखा होगा जो छोटा सा एक्वेरियम होता है वो भी क्या होता है, वो भी जो होता है वो आर्टिफिशियल होगा। क्या बोला जा रहा है? काला अजार किसके कारण होता है? ठीक है, काला अजार मतलब क्या है? काला अजार इज द कॉज्ड बाय, ये डिसीज का नाम है, तो आपको बताना है भाई ये किसके कारण होता है। तो इसका जो है किसके कारण होता है, ये होता है आपका लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा होता है। फिर बोला जा रहा है कि आर्नेथिन चक्र का अंतिम उत्पाद क्या होता है? आर्नेथिन चक्र जो होता है वो किस अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये यूरिया होता है। क्या होता है स्टूडेंट? यूरिया होता है। शरीर की आपातकालीन ग्रंथि क्या है? इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो इसमें क्या होगा आपका? एड्रिनल ग्लैंड होता है। आपातकालीन मतलब होता है स्टूडेंट, अगर मान लो आप रास्ते से जा रहे हैं, सुनसान गली पे जा रहे हैं और वो अंधेरा है, अचानक आपके पीछे क्या होगा? डॉग पड़ गए और आपको दौड़ा है, तो वो आपातकालीन हुआ। आपातकालीन में जो सिक्रेशन होगा वही क्या कहलाए? कौन सा होगा? आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या बोला जा रहा है कि 89 में अक्सर कोशिकाएं छोटी होती हैं और सतही क्षेत्र एवं आयतन के अनुपात को न्यूनतम के लिए सेल और मोस्टली स्मॉल, ये वो था आपका एसेसन था, रीजन था मिनिमाइज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ए सही, बी गलत,
ए गलत, बी सही, ए और बी दोनों सही। भाई सतही क्षेत्र आयतन के अनुपात न्यूनतम करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, निम्न में से किसका उपयोग स्थायी माउंट करने के लिए कहते हैं? अब माउंट करने के लिए समझ रहे हो स्टूडेंट, जब हम प्रैक्टिकल करते थे याद करो, तो हम लोग जब कोई भी टिश्यू जो होता था, सेल्स होता था, उसको परमानेंट बनाने के लिए तो माउंट करते थे। तो किसका प्रयोग माउंट करने थे तो उसके लिए पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा इसका होता है आपका DPX के द्वारा होता है। मनुष्य में गाल ब्लेडर स्थित होता है, मनुष्य में गाल ब्लेडर स्थित होता है। तो इसमें किस में होता है आपके राइट लोब ऑफ लीवर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका सी होगा। ठीक है, 92 प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? मनुष्य के लिए एंट अमीबा हिस्टोलिका संक्रामक अवस्था है। 92 का बताना है आपको। तो इसमें बताना है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था क्या होती है। तो इसकी संक्रामक अवस्था क्या होती है? बाय न्यूक्लिएट सिस्ट के रूप में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोटी भित्ति वाली पादप कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए निम्न में से किस रंग से रंगा जाता है? मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि सेफ्रेनिन का यूज होता है, लाइट ग्रीन का होता है, उसका प्रयोग किया जाता था। तो आपको बताना है कि अगर सेल्स अगर मोटी है तो सेल्स सीधी सी बात है मोटी है तो क्या प्रयोग करेंगे अपन? सेफ्रेनिन करेंगे। प्रयोगशाला में 10 से 15 गुना आवर्धन हेतु निम्न में से किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? जो माइक्रोस्कोप होता है स्टूडेंट, उसमें जो एक्स करके लिखा रहता था, मतलब वो मल्टीप्लाई रहता है, तो वही पूछा जा रहा है किसका प्रयोग करोगे। तो इसमें भाई क्या होता है? डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का प्रयोग जो होता है वो छोटे छोटे बड़े रूपों में देखने के लिए होता है, जैसे फ्लावर का अपन डिसेक्टिंग करते हैं उसके लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होती है? इसको मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था। क्या कौन सी खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होती है? तो क्या होता है आपका? परभक्षी खाद्य श्रृंखला। इसे बोला जाता है प्रीडेटर फूड चेन में होता है। इन दोनों में याद रखेंगे, पौधों से ना होकर किससे होता है? वो सड़े गले पदार्थों से प्रारंभ होता है। जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हृदय की धड़कन कम हो जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ल्यूकोपोनिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 96 का आंसर क्या आएगा? ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया स्टूडेंट, 4 क्वेश्चन और है हमारे पास बायो के। नागफनी निम्न में से किस प्रकार के आवास के प्रति अनुकूलन प्रदर्शित करता है? ये तो आपको सभी को पता होगा स्टूडेंट। नागफनी कैक्टस जो होता है जहाँ पे पानी की क्या होती है? कमी होती है, उन स्थान पे होगा। तो सीधी सी बात है, उसको क्या बोलेंगे अपन? क्या आएगा? ड्राई लैंड वाला आएगा। ठीक है ना, ड्राई लैंड मतलब मरुभूमि। ये थोड़ा सरल प्रश्न मिला आपको। फिर पूछा जा रहा है हिपेरिन उत्पन्न किया जाता है। हिपेरिन उत्पन्न किया जाता है। तो हिपेरिन जो होता है किसके द्वारा होता है स्टूडेंट? यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है? ये HbO2 अपन लिखते हैं ना, इस टाइप से लिखते हैं इसमें, तो आपको वही बताना है कितना होगा। तो कितना ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल्स करता है? तो कितना करता है वो? 4 को करता है। निम्न में से कौन सा पादप उतक पतली भित्ति वाला होता है? मतलब टिश्यू के बारे में बताना है जो एकदम पतली भित्ति वाला होता है, थिन वॉल्ड होता है, ये आपको बताना है। तो इसका कौन होता है आपका? पैरेनकाइमेटस सेल होता है। क्या होता है आपका? पैरेनकाइमेटस सेल जो होता है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट हो गया। अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं स्टूडेंट, किसमें? हम लोग कंप्यूटर में जंप करेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपका काम का नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम कंप्यूटर में बेस पे जाएंगे। चलिए कंप्यूटर का प्रयोग खाली स्थान के क्षेत्र में किया जाता है, शिक्षा में किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है, बैंकिंग में किया जाता है और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है बोला जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना, नहीं है बोला जा रहा है। तो डॉट मैट्रिक्स तो है, डेजी व्हीकल भी है, इंकजेट ये नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कोई एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस के इसमें प्रकार पूछा गया है, ट्रोजन्स, वामस, क्विक हिल एंटीवायरस है। ये तो सब वायरस है, इलुंग वायरस है, ये एंटीवायरस है। तो क्या आएगा आपका? क्विक हिल आएगा। ठीक है, चलिए भाई, क्योंकि 10 प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर, 20 प्रश्न जो है आपके कंप्यूटर के में भी हैं, लैब टेक्नीशियन में। CD बहुत ही सरल क्वेश्चन है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? 134 का क्या हो जाएगा? सी आएगा। निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला जा रहा है। 135 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है ये? क्रोम। क्रोम तो क्या है? ब्राउजर है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है ना, याद रखेंगे।
फिर निम्नलिखित में से कोई एक आउटपुट इनपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट और इनपुट याद करो इसको, मैंने आउटपुट और इनपुट के एक वीडियो मैंने आपके लिए डाला था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? आउटपुट बोला जा रहा है, आउटपुट। ये स्कैनर क्या है भाई? स्कैनर क्या है? आपका इनपुट है। यूट्यूब का प्रयोग क्यों करते हैं? यूट्यूब का प्रयोग क्यों करते हैं? वीडियो साझा करने के लिए कि वीडियो देखने के लिए? दोनों के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। चलिए बढ़ते हैं हम कंप्यूटर के अगले प्रश्न की ओर। 180 क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। मल्टीमीडिया दस्तावेजों में होता है, मल्टीमीडिया किस फॉर्म में होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, तो क्या आएगा आंसर? सभी हो गया। चलिए, आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन देखकर खुशी हो रही होगी, मुझे ये बिल्कुल पता है। अगर आपको खुशी हो रही है तो लाइक तो बनता है। किस MS ऑफिस में साधारणतः गणितीय गणना किया जा सकता है? तो गणितीय गणना करना है बोला जा रहा है स्टूडेंट, तो आपको बताना किस में करते हैं। गणितीय गणना वर्ड में नहीं करते हैं, पावर पॉइंट किस में करते हैं अपन? एक्सेल में करते हैं। देखे होगे उसमें रो और कॉलम होता है। कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है? 140 में क्या है? ईमेल सर्वर नहीं। तो ईमेल, जीमेल तो है, रेडिफ मेल है, हॉटमेल है, ये तो सर्च इंजन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये था स्टूडेंट आज की क्लास में हमने ये बातों को देखा था। ये तो सब आपका क्या है, करंट अफेयर्स बोलना चाहिए, GS का है, तो जो आपके GS का पोर्शन काम का नहीं है। तो ये रहा स्टूडेंट आज का वीडियो, जिसमें हमने जो पोर्शन आपके काम का था उसको हमने इसमें अध्ययन कर लिया स्टूडेंट। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो करना क्या है, लाइक जरूर करिएगा स्टूडेंट। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, हम आगे वीडियो बनाएंगे तो आपके लाइक्स के थ्रू ही हम बना पाएंगे। तो अगला वीडियो हम लेकर आएंगे बहुत जल्द स्टूडेंट। इस सिंगल हम पर्टिकुलर अब इसी तरीके से थोड़े क्या बोलना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फिर आज की क्लास करते हैं समाप्त। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।